अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अच्छा, बीएस इंग्लिश में एक पोएम है, मॉक एपिक पोएम है जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। इसका कैंटो 1 आज हम स्टार्ट करेंगे और लाइन नंबर 1 से 15 तक जो है वो हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ये जो पोएम है ये काफ़ी लेंथी है, इसके 5 कैंटोज़ हैं और ये पाकिस्तान की तमाम मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जाती है। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बीएस का सेकंड सेमेस्टर है उसमें पढ़ाई जाती है, और सरगोदा यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर में, GCUF जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद उसके सेकंड सेमेस्टर में, और कराची यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर में ये जो है ये पढ़ाई जाती है। तो बेसिकली ये जो पोएम है इसको अलेक्जेंडर पोप ने जो है वो लिखा था 1712 ईस्वी में। तो उस वक़्त जो थे वो इसके 3 कैंटोस लिखे गए थे। अच्छा, बाद में फिर 1714 में इसको रिवाइज़ किया गया था और इसके 5 जो कैंटोस हैं वो लिखे गए। तो बेसिकली ये मॉक एपिक है। मॉक एपिक ये होती है कि इसमें एपिक जो पोएम होती है एक लंबी नज़म होती है, उसकी पैरोडी की जाती है। तो इस पोएम के अंदर जो है एपिक पोएम की पैरोडी की गई है, और ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एपिक के मॉक एपिक के पोइट्री की। तो इसको हम करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो बेसिकली इसके लिखने के पीछे अलेक्जेंडर पोप बताते हैं कि एक वाक़या था कि जो 18वीं सदी का इंग्लिश मुआशरा है वहाँ पे 2 करैक्टर जो बड़े वेल ब्रेड थे, लैंडलॉर्ड थे। एक लेडी थी एराबेला फार्मर और एक था लॉर्ड पीटर। तो लॉर्ड पीटर ने ऐसे ही एराबेला फार्मर, बेसिकली ये आपस में रिश्तेदार थे। लॉर्ड पीटर ने जो थे उन्होंने एराबेला फार्मर के बाल काट दिए। लॉक कहते हैं बालों की लट को, और रेप का मतलब वैसे तो फोर्स, बाय फोर्स कोई काम करना है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि मतलब कि बाय फोर्स जो है ना इसने उसके बाल काट दिए थे, रेप ऑफ द लॉक। ठीक, तो इसी वजह से दोनों ख़ानदान के अंदर जो है वो तनाज़ा पैदा हो गया। एक आदमी था कैरल, जिसका जिक्र इस पोएम के अंदर भी है। ये जो कैरल था ये इनका रिश्तेदार था लॉर्ड पीटर का और एराबेला फार्मर का। तो इसने ये अलेक्जेंडर पोप का भी फ्रेंड था। तो इसने अलेक्जेंडर पोप से ये रिक्वेस्ट की कि आप कोई ऐसी पोएम लिखें, क्योंकि आप शायर हैं, जिससे ये दोनों ख़ानदान की जो नफ़रतें हैं, जो कदूरतें हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। तो कैरल की रिक्वेस्ट के ऊपर, जिसका जिक्र उसने इस पोएम के अंदर किया है, उसने ये पोएम लिखी रेप ऑफ द लॉक। और बाकी जब एराबेला फार्मर और लॉर्ड पीटर ने पढ़ा तो उनका वो सारा जो गुस्सा था वो हंसी में बदल गया और उनकी सुलह जो है वो हो गई। तो करैक्टर तो वो नहीं है, लेकिन नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। मतलब कि एराबेला फार्मर जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी बेलिंडा, और जो लॉर्ड पीटर है उसको रिप्रेजेंट करेगा लॉर्ड बैरन। ठीक है, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोएम है, और आप इसको पढ़ेंगे तो इन्जॉय करेंगे। तो आज इसकी जो पहली 15 लाइन है, लाइन 1 से 15 तक, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। व्हाट डायर ऑफेंस, किस तरह के संगीन हादसात, संगीन हादसात यानी डायर ऑफेंस, सीरियस इशू आप कह लें। फ्राम एमरस काजेज, एमरस मतलब लव अफेयर, लव अफेयर्स, एमरस काजेज स्प्रिंग, यानी लव अफेयर से किस तरह के जो है वो सीरियस इशू जो है वो पैदा हो जाते हैं, किस तरह के संगीन हादसात जो हैं वो रूनुमा हो जाते हैं। व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट, और बड़े बड़े मुकाबले शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब यहाँ पे फाइट्स कर लें। राइज फ्राम ट्राइवल थिंग्स, ट्राइवल कहते हैं आम, मामूली, यानी मोहब्बत के जो काम हैं उनसे किस तरह के संगीन हादसात जन्म लेते हैं, और मामूली मामूली बातों से किस तरह के जो संगीन इशू हैं
जो लड़ाइयाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। आई सिंग, वैसे तो सिंग का मतलब जो है वो गीत गाना है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है आई राइट, यानी पोप ये कह रहा है, अलेक्जेंडर पोप। आई सिंग दिस वर्स, वर्स का मतलब पोएम। आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, यानी कैरल की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं जो है वो ये नज़म लिख रहा हूँ। म्यूज़, म्यूज़ कहते हैं गॉडेस ऑफ पोइट्री, गॉडेस ऑफ पोइट्री, शायरी की जो देवी है। यानी इससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी इस पोएम के ऊपर जो है वो आपने खुसूसी शफ़क़त करनी है ताकि ये पोएम कामयाब रहे। दिस वर्स टू कैरल म्यूज़ इज़ ड्यू, यानी जो म्यूज़ है वो इसको हक बजानम करार दे, यानी अपना जो दस्ते शफ़क़त है वो इसके ऊपर रखे। दिस इवन बिलिंडा में, बिलिंडा यानी जो रिप्रेजेंट करती है एराबेला फर्मर को। दिस इवन बिलिंडा में वॉक सेफ टू व्यू, वॉक सेफ का मतलब होता है व्यू करना, देखना, ठीक है ना, पढ़ना कह लें आप, टू व्यू। यानी इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये पोएम लिखी जाए कि बिलिंडा जो है वो इसको पढ़ने पे मजबूर हो जाए। स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट, अगरचे इसका को जो मौजू है, जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है ना, जो मौजू आप कह लें वो आम सा है, स्लाइट आम सा। यानी ये कोई इतनी, क्योंकि एपिक जो पोएम होती है ना वो किसी मतलब कि हाई लेवल का जो मौजू होता है उसके ऊपर लिखी जाती है। तो मॉक एपिक जो है उसकी मिमिक्री है, तो लिहाजा वो कह रहा है कि इसका मौजू जो है, जो टॉपिक है वो कोई आम सा है, कोई इतना ख़ास नहीं है, जैसे बालों को काटना है। बट नॉट सो द प्रेज, अगरचे नज़म जो है वो आम सी एक मौजू के ऊपर लिखी गई है, लेकिन इसकी शोहरत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रेज़ कम नहीं होगी, इसकी तारीफ़ जो है वो कम नहीं होगी। इफ़ शी इंस्पायर, शी से मुराद बिलिंडा, इफ़ शी इंस्पायर, अगर ये नज़म पढ़ के बिलिंडा मुतासर हो जाती है, एंड ही अप्रूव माई लेज, और जो लॉर्ड बैरन है यानी लॉर्ड पीटर, ठीक है ना, वो इसको अप्रूव कर लेता है, तो मैं समझूंगा कि मेरी ये नज़म जो है वो सक्सेसफुल है। अच्छा जी, उसके बाद जी से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, मोटिव का मतलब कि कौन से वो संगीन किस्म के मकासद हैं, ठीक है, मकसद है। गॉडेस कुड कंपेल, ठीक है ना, ए गॉडेस, ठीक है ना, यानी शायरी की देवी। यहाँ से गॉडेस का मतलब क्या है, शायरी की देवी, यानी कि म्यूज़, ठीक है ना, जिसका जिक्र ये हमने ये देखे, ठीक है ना, गॉडेस। से बट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल, कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, ठीक है। ए शायरी की देवी मुझे बताओ कि किस चीज़ ने मजबूर किया, ठीक है ना, क्या मोटिव था इसके पीछे, कि वो जो एक बड़ा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का था लॉर्ड पीटर, ठीक है ना, कि उसने मजबूर होकर ये एक्ट कर दिया कि एक हसीना के जो बाल थे वो काट दिए। अ वेल ब्रेड लॉर्ड, वेल ब्रेड लॉर्ड एक बड़ा खाता पीता, एक बड़ा अमीर कबीर कह लें, ठीक है ना, अमीर कबीर। एक जो लॉर्ड है, असॉल्ट, असॉल्ट होता है अटैक करना, हमला करना। जेंटल बैली, जेंटल बैली का मतलब है बिलिंडा, यानी कि हसीना के ऊपर, कि किस चीज़ से मजबूर होकर, किस चीज़ ने मजबूर किया एक अच्छे खासे सुलझे हुए आदमी को कि वो एक हसीना के ऊपर, एक औरत के ऊपर, सिनफ नाज़िक के ऊपर जो है वो कैंची लेकर हमला कर दे, यानी उसके बाल काट दे। उससे व्हाट स्ट्रेंजर कॉज, कि वो कौन सी अजीबोगरीब वजह थी, येट अनएक्सप्लोर्ड। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं शायर कह रहा है, ठीक है ना, कि वो कौन सी वजह थी मुझे तो पता नहीं है। कुड मेक अ जेंटल बैली रिजेक्ट अ लॉर्ड, ठीक है ना, कि जो लॉर्ड बैरन है, यानी जो असल में रिप्रेजेंट कर लॉर्ड पीटर को, लॉर्ड पीटर ने उसको शादी की ऑफ़र की, ठीक है, तो उसने आगे से वो रिजेक्ट कर दी। तो इसकी वजह क्या है, कुड मेक अ जेंटल बैली रिजेक्ट अ लॉर्ड, कि उसने उसकी लव ऑफ़र जो है, जो मोहब्बत की ऑफ़र है, जो मैरिज शादी की ऑफ़र है, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। इन टास्क सो बोल्ड, ये बेसिकली ये पोएम जो है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, क्रिटिसाइज़ करता है कि इस तरह के बहादराना कामों में
यानी ये कौन सा बहादुरी का काम है? क्रिटिसाइज़ किया है ना उसने कि एक औरत के बाल काटना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। यहाँ पे पोप जो है ना वो लॉर्ड पीटर के ऊपर, लॉर्ड बैरन के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इन टास्क सो बोल्ड, बोल्ड मीन बहादराना काम, कैन लिटिल मैन इंगेज, इंगेज का मतलब है कि वो इसमें शामिल होते हैं। क्या छोटे छोटे आदमी इतने बहादुरी का काम कर सकते हैं? यानी किसी औरत के बाल काट सकते हैं। एंड इन सॉफ्ट बॉजम्स, सॉफ्ट बॉजम का मतलब है जो औरतों के जो मतलब के बॉजम्स हैं, ठीक है, मतलब कि उनके दिल के अंदर ड्वेल्व्स सच माइटी रेज, रेज कहते हैं गुस्सा। मतलब ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि एक आम सा आदमी इतना बहादुरी का काम कर सकता है और इन नाजुक अंदाम हसीनाओं के अंदर इतना गुस्सा भी पाया जाता है। शायर कहता है मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से जो पोएम है वो शुरू हो रही है। सोल थ्रो, सोल कहते हैं गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ सन यानी सूरज का देवता, ठीक है ना, सूरज, आप सन कह रहे हैं, सूरज। सोल थ्रू वाइट कर्टन शॉट अ टाइमलेस रे। अब सीन कुछ यूँ है कि ब्लिंडा जो है वो अपने कमरे में सोई हुई है नरम नाजुक बिस्तर के ऊपर, और कमरे की जो खिड़की है उससे थोड़ा सा पर्दा जो है वो खिसका हुआ है, और दोपहर के तकरीबन 1-2 का टाइम है, और सूरज की जो किरणें हैं वो ब्लिंडा के इन उस पर्दे में से गुजर कर ब्लिंडा के चेहरे के ऊपर पड़ रही है। सोल थ्रू वाइट कर्टन शॉट अ टाइमलेस रे, टाइमलेस का मतलब है एक नहीफ सी, एक वीक सी, बारीक सी जो रोशनी की किरण है वो उसके चेहरे के ऊपर फेंकी। एंड ओप्ड, ओप्ड स्लैंग है ओपनड, दोज आइज़ डेट मस्ट एक्लिप्स द डे। एक्लिप्स का मतलब होता है चुंडिहा देना, डेजल कर देना, ठीक है ना, चुंडिहा देना। यानी अब शायर ये कह रहा है कि ब्लिंडा की जो आंखें हैं वो सूरज से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यानी सूरज ने हल्की सी किरण ब्लिंडा के चेहरे पे फेंकी तो ब्लिंडा ने जब आंखें खोली तो उसकी रोशनी इतनी थी कि सूरज भी जो है वो एक्लिप्स कर गया, डेजल हो गया। एंड ओपनड दोज आइज़ डेट माइट एक्लिप्स द डे। नाउ लैप डॉग्स, यानी उस दौर में एक फ़ैशन था, अभी भी अंग्रेज़ों में फ़ैशन है कि वो लैप डॉग्स रखते हैं। अब ये दोपहर का टाइम है, बल्कि सपहर हो रही है। नाउ लैप डॉग्स गिव देम सेल्फ द राउजिंग शेक, ये तो कुत्तों के उठने का टाइम है। यानी ये भी उसने क्रिटिसाइज़ किया है कि रात भर कुत्ते जो हैं, जो डॉग्स हैं, वो जागते हैं, दिन को वो सोते हैं, तो 2-2:30 बजे वो भी उठ बैठते हैं। तो एक तरफ वो उसका जो लैप डॉग है वो भी अंगड़ाइयाँ ले रहा है, उठ रहा है, और दूसरी तरफ जो ब्लिंडा है वो भी अंगड़ाइयाँ ले रही है और उठ रही है, बेदार हो रही है। एंड स्लीपलेस लवर्स, और जो रात भर जो आशिक सोए नहीं थे, क्योंकि उस दौर में ये भी एक था कि आप यूँ कह लें कि जो नाइट क्लब्स थे, मतलब कि 18वीं सदी में जो है ना एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो अंग्रेज़ों के पास बड़ा पैसा आया, तो वो फिर फजूल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इंडल्ज हो गए, रात भर वो फजूलियात में पड़े रहते थे। लव लेटर्स, मोहब्बत के जो अफेयर्स हैं उनमें बिजी रहते थे, और सारे रात जागते और सुबह सो जाते और फिर 1-2 बजे उठते थे। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, और ये वो टाइम है कि रात भर के जागे हुए जो लवर्स हैं वो दोपहर के 12 बजे जो है वो उठते हैं, यानी नींद से बेदार होते हैं।